कभी सोचा है कि सफलता, पैसा, शोहरत ये सब हासिल करने के बाद भी जीवन में एक खालीपन सा क्यों महसूस हो सकता है? मतलब एक बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है, नाम भी है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में लगता है कि कुछ कुछ अधूरा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी खालीपन को भरने के लिए एक सही लाइफ पार्टनर की जरूरत पर रोशनी डालते हैं। पर आज हम सिर्फ सतही विचारों से आगे जाकर उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक मजबूत रिश्ते की नींव में काम करता है। तो चलिए आज इन्हीं विचारों की गहराई में उतरते हैं। और ये सवाल बहुत गहरा है। मुझे लगता है हर किसी के मन में कभी ना कभी ये आता ही है। और ये सिर्फ एक भावनात्मक विचार नहीं है, ये इंसान की जो बुनियादी मानसिक और भावनात्मक जरूरतें हैं उनसे जुड़ा एक पहलू है। आज की चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पार्टनर क्या करता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि उसके होने से हमारे दिमाग पर, हमारी क्षमताओं पर क्या असर पड़ता है। और इन लेखों में इस जरूरत को बहुत ही खूबसूरती से कई हिस्सों में बांटा गया है। हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो फिर इसे खोलते हैं, है ना? इन दस्तावेजों में जो पहला तर्क दिया गया है वो बहुत शक्तिशाली है। इसमें कहा गया है कि एक लाइफ पार्टनर सिर्फ पति या पत्नी नहीं होता, बल्कि वो होता है दुख में ढाल और मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत सहारा। हाँ, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन यहाँ लेखक एक खास तरह के सहारे पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि किसी का सिर्फ इतना कह देना कि मैं हूं ना, कैसे जिंदगी को फिर से जीने की हिम्मत दे सकता है। ये हिम्मत आती कहां से? यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये हिम्मत सिर्फ सांत्वना से नहीं आती। इन लेखों में इस सहारे को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से जोड़ा गया है। बिना शर्त वाला सकारात्मक सम्मान। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है एक ऐसा भरोसा जो आपकी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता है। लेखक का तर्क है कि जब आपको पता होता है कि कोई है जो आपकी हार पर आपको कम नहीं आंकेगा और आपकी जीत पर आपसे जलेगा नहीं। एग्जैक्टली तो आप जीवन में बड़े रोज़ उठाने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। आप नई नौकरी आजमा सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि आपके दिमाग से असफलता का सबसे बड़ा डर निकल जाता है। अकेले रह जाने का डर। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। ये बिना शर्त वाले सम्मान वाली बात बहुत गहरी है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब असल जिंदगी में क्या हमेशा बिना शर्त समर्थन देना मुमकिन है? कभी कभी तो पार्टनर गलत भी हो सकता है। हाँ, किस अंतर को साफ करते हैं। उनके अनुसार बिना शर्त सम्मान का मतलब आंख बंद करके हर बात पर सहमत होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप व्यक्ति के फैसले से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र और उसकी क्षमता पर आपका भरोसा बना रहता है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये फैसला सही है, लेकिन अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम मिल के संभाल लेंगे। ये है वो सक्रिय शक्ति जो सिर्फ मौजूदगी से कहीं ज्यादा है। ये दूसरे इंसान को उसकी गलतियों से सीखने की आज़ादी देती है, बिना उसे नीचा दिखाए। अच्छा, तो ये बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने वाला कवच तो समझ आता है, पर आज की दुनिया में तनाव सिर्फ बाहर से नहीं, हमारे अंदर से भी आता है। काम का दबाव, डेडलाइंस, जानकारी का बोझ, हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या इन लेखों में इस पर भी बात की गई है कि ये पार्टनरशिप हमारे अंदर की इस उथल-पुथल को शांत करने में कैसे मदद करती है? हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामने आता है, जिसे कॉग्निटिव अनलोडिंग या संज्ञानात्मक बोझ हल्का करना कहा जाता है। कॉग्निटिव अनलोडिंग? इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी, यानी वो हिस्सा जो एक समय पर सक्रिय जानकारी को संभालता है, वो एक कंप्यूटर की रैम की तरह है। उसकी एक सीमा होती है। जब हम तनाव, डर और चिंताओं से भरे होते हैं तो ये रैम पूरी तरह भर जाती है। हमारे पास असल समस्या के बारे में सोचने की मानसिक जगह ही नहीं बचती। तो आप कह रहे हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग की रैम खाली कर रहे होते हैं? बिल्कुल। जब हम अपने डर और चिंताओं को किसी भरोसेमंद साथी को बताते हैं, जिसे हम जानते हैं कि वो हमें जज नहीं करेगा, तो हम दिमाग पर पड़े उस बोझ को उतार कर बाहर रख देते हैं। ये सिर्फ मन हल्का महसूस करना नहीं है, ये असल में अपनी संज्ञानात्मक शक्ति को फिर से हासिल करना है। अच्छा, जब दिमाग का बोझ कम होता है, तभी हमें समस्या पर ज्यादा साफ तरीके से सोचने की मानसिक क्षमता वापस मिलती है। इसीलिए तो अक्सर किसी से बात करने के बाद हमें अपनी समस्या का समाधान खुद ही सूझ जाता है। हाँ, ये होता है।
वो साथ ही आपकी समस्या का हल नहीं देता, बल्कि आपको हल खोजने की मानसिक शक्ति वापस देता है। यह एक तरह की भावनात्मक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। वाह, ये तो बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। ये सोचना कि एक अच्छी बातचीत असल में आपके दिमाग को रीबूट कर सकती है। और शायद यही वजह है कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो जिंदगी का लंबा सफर आसान लगने लगता है। इन लेखों में जीवन की तुलना एक लंबे सफर से की गई है और कहा गया है कि अकेले चलने वाला थक जाता है, पर दो लोग साथ चले तो रास्ते छोटे लगते हैं। हाँ, ये सुनने में तो एक रोमांटिक ख्याल लगता है, पर क्या इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी है? इसके पीछे बहुत मजबूत सामाजिक और व्यवहारिक तर्क है। यहाँ लेखक सिर्फ साथ चलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो साझा जिम्मेदारियों के सिद्धांत की बात कर रही हैं। जब आप अकेले होते हैं तो जीवन की हर जिम्मेदारी, आर्थिक, घरेलू, भावनात्मक, सिर्फ आपके कंधों पर होती है। जो बहुत थका देने वाला हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब दो लोग साथ आते हैं तो ये बोझ बढ़ जाता है। यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर जोर दिया गया है, जिसका असली अर्थ है बराबरी का साथ। ये सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करना है। हाँ, और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये सिर्फ बोझ को आधा नहीं करता, बल्कि शायद ताकत को दोगुना कर देता है। उससे भी ज्यादा। इसे सिनर्जी कहते हैं, जहाँ एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 हो जाते हैं। सही। सोचिए, जब 2 अलग-अलग दिमाग, 2 अलग-अलग अनुभव और 2 अलग-अलग कौशल एक ही समस्या को सुलझाने में लगते हैं, तो बेहतर समाधान मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चाहे वो घर खरीदने का फैसला हो, बच्चों की परवरिश हो, या किसी मुश्किल वक्त से निकलना हो। अकेले शायद आप एक पहाड़ चढ़ जाएं, लेकिन साथ में आप पूरी पर्वत श्रृंखला पार कर सकते हैं। ये साझा यात्रा आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देती है। और जब सफर मुश्किल होता है तब दुख भी आता है। यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत का जिक्र है, दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? दिमाग के स्तर पर ऐसा क्या होता है कि दुख सच में कम महसूस होने लगता है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस में छिपा है। इन लेखों में बताया गया है कि जब हम तनाव या दुख में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं और वो शांत है, तो हमारा दिमाग को रेगुलेशन या सह नियमन नामक प्रक्रिया से गुजरता है। सह नियमन की शारीरिक मौजूदगी, जैसे हाथ पकड़ना या गले लगाना, हमारे अपने नर्वस सिस्टम को स्थिर करने के लिए संकेत भेजता है। हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव को कम करते हैं। तो ये सिर्फ भावनात्मक राहत नहीं, बल्कि एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ये तो कमाल की बात है। और शायद इसीलिए इन लेखों में इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि एक अच्छा पार्टनर आपकी खामोशी भी समझ लेता है, क्योंकि कभी-कभी शब्द होते नहीं हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक संगीतकार का उदाहरण है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस से पहले बुरी तरह घबरा रहा था। उसका पार्टनर उसके पास आया। उसने संगीत या स्टेज के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, बस उसके पास बैठकर 10 मिनट तक खामोशी से उसका हाथ पकड़े रखा। संगीतकार ने बाद में बताया कि उस खामोश समर्थन ने उसे मंच पर जाने की हिम्मत दी। यही सहनियमन की ताकत है। ये बिना कहे ये बताना है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं यहीं हूं। ये शब्दों के पार जाकर एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है। अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे अहम बिंदु पर। ये बेहतर इंसान बनाने वाली बात सुनने में थोड़ी खतरनाक भी लगती है। कहाँ पर मदद करना और कहाँ पर कंट्रोल करना या बदलने की कोशिश करना, इसके बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। क्या इन लेखों में इस पर कोई रोशनी डाली गई है? क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आपने इस चर्चा का सबसे जरूरी सवाल पूछा है और लेखक इस पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि एक रिश्ते का सबसे कायापलट करने वाला पहलू यही है, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। किसी को ठीक करने की कोशिश करना और किसी को सक्षम बनाने में मदद करना। इसे थोड़ा और समझाइए। ठीक करना और सक्षम बनाना, इसमें क्या फर्क है? जब आप किसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान उसकी कमियों और गलतियों पर होता है। आप उसे अपनी छवि में ढालना चाहते हैं। यह नियंत्रण करने जैसा है। लेकिन जब आप किसी को सक्षम बनाते हैं तो आपका ध्यान उसकी छिपी हुई क्षमताओं और उसके सपनों पर होता है। अच्छा, आप उसे वो बनने में मदद करते हैं जो वो खुद बनना चाहता है। एक अच्छा पार्टनर आपकी क्षमता को देखता है,
खासकर तब जब आप खुद उसे नहीं देख पाते। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपके साथ मिलकर आपका बेस्ट वर्जन बनाता है। लेखक यहाँ एक माली का उदाहरण देते हैं। माली का? हाँ, एक अच्छा माली पौधे को खींचकर लंबा नहीं करता, वो बस उसे सही मिट्टी, धूप और पानी देता है ताकि पौधा अपनी पूरी क्षमता तक खुद पहुंच सके। एक पार्टनर का काम भी यही है। वाह, ये फर्क तो बहुत साफ और शक्तिशाली है। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा कि एक पार्टनर सिर्फ एक भावनात्मक सहारा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कवच है जो बिना शर्त सम्मान देता है। वो मानसिक शांति सिर्फ दिलासा देकर नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक बोझ हल्का करके देता है। वो जीवन के सफर को सिर्फ साथ चलकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां बांटकर और बराबरी का साथ देकर आसान बनाता है। और आखिर में वो आपको बदल कर नहीं, बल्कि आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने में मदद करके एक बेहतर इंसान बनाता है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें तो साफ नजर आता है कि इन लेखों के अनुसार एक लाइफ पार्टनरशिप एक संपूर्ण और मजबूत जीवन की नींव है। ये सिर्फ एक सामाजिक या भावनात्मक जरूरत नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारी निर्णय लेने की क्षमता और हमारे व्यक्तिगत विकास तक हर पहलू पर पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको स्थिरता भी देता है और आपको उड़ने के लिए पंख भी देता है। ये बहुत खूबसूरती से कहा आपने। वैसे इस पूरी चर्चा से एक और विचार मन में आता है। बताइए। हमारे स्रोत इस बात पर केंद्रित हैं कि एक पार्टनर से हमें क्या मिलता है, सहारा, शांति, प्रेरणा। लेकिन इसे एक अलग नजरिए से भी सोचा जा सकता है ना? किस तरह से? किसी और के लिए वैसा ही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच, वैसी ही संज्ञानात्मक राहत और वैसा ही सक्षम बनाने वाला माहौल बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने अंदर कौन से गुण विकसित करने चाहिए। किसी रिश्ते में सिर्फ ये सब पाने की उम्मीद करने के बजाय वो सब कुछ देने के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए।